अब सही हुआ यार। डेमोक्रेसी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इंडिया कैसी कंट्री होगी? डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। और मैंने आपको बताया था कि 1950 में तीन बातें यहां पे थी, यस, डी, आर। पहला सॉवरेंटी था, दूसरा क्या था आपका? डेमोक्रेटिक, और आर रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी वर्ड्स जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस क्या था? पीपल। और आप लोग डेमोग्राफी भी पढ़ते होंगे। क्या है डेमोग्राफी? स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यही तो है। और यहां पे वही है डेमो, डेमोस। और क्रेटोस का मतलब रूल, यानी जहां पे जनता का शासन हो वो क्या कहलाती है आपकी? डेमोक्रेसी। ये ग्रीक वर्ड्स है डेमोस प्लस क्रेटोस। कहीं कहीं पे क्राइटिया भी मिलता है, ठीक है, या क्रेसिया, TIA। तो डेमोस प्लस क्रेटोस या क्रेसिया यानी पीपल्स का रूल है, तो वो कंट्री आपकी क्या कहलाएगी? डेमोक्रेसी कहलाएगी। 300 BC के आसपास अरिस्टोटल ने निकोमैकियन एथिक्स में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को डिस्क्राइब करा। और निकोमैकियन एथिक्स में उन्होंने जो आधार बनाया वो दो का। पहला ग्राउंड्स जो था वो गवर्नेंस का था। जो इनके पैरामीटर्स थे, वो पहला पैरामीटर क्या था? गवर्नेंस का। और दूसरा नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों की संख्या के आधार पर। और दूसरा गवर्नेंस के आधार पर उन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात करी। और उस समय एथेंस में छोटी जो कंट्रियां थी वो क्या कहलाती थी आपकी? पोलिस। और इनका अपना क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन था। और अरिस्टोटल ने अप्रोक्सीमेट 150 कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी। 158 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात करा। और इन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज की वो इंपेरिकल मेथड्स और थ्योरेटिकल मेथड्स। यानी सैद्धांतिक और इंपेरिकल दोनों। इंपेरिकल किस सेंस में कि 158 कंट्रीज की इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी। और थ्योरेटिकल ये प्लेटो के थॉट्स को लेकर के। यहां पे इन्होंने बताया कि मेजॉरिटेरियन की जो गवर्नमेंट्स होती है, कौन सी? मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, अधिक लोगों की जो सरकार होती है वो बेस्ट गवर्नमेंट होती है। बिकॉज क्वालिटी ऑफ विजडम जो होता है यहां पे ज्यादा होता है। क्या होता है? क्वालिटी ऑफ विजडम वो ज्यादातर होता है यहां पे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था ये। और इंपेरिकल मेथड्स में उन्होंने 158 कंट्रीज की स्टडी करने के बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को बताया।
और इनकी जो पुस्तक थी, बुक, नाम क्या था? द पॉलिटिक्स। क्या था? द पॉलिटिक्स। और निको मैकियन एथिक्स, ये दोनों बात याद रखिएगा। तो मैंने बताया कि इन्होंने दो पैरामीटर फॉलो करा। इंपेरिकल, यानी आप कोई चीज सर्वे कराते हैं तो वहां पे कुछ क्वेश्चनायर्स आप बना देते हैं। इंपेरिकल मेथड सर्वे मेथड्स होता है, फील्ड वर्क होता है। थ्योरेटिकल है कि आप लाइब्रेरी में बैठ करके किताब को पढ़ करके, सिद्धांतों को पढ़ करके अपना रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है ना। ये इंपेरिकल क्या था? दो पैरामीटर्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला क्या था? गवर्नेंस का। और दूसरा क्या था? नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या के आधार पर सरकारें, ठीक है। गवर्नेंस के आधार पर दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो ऐसी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे। किसमें? सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती है, स्वहित के लिए काम कर रही है। और दूसरा कि ऐसी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? पब्लिक वेलफेयर। गवर्नेंस कैसा है कि सरकार जो काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है? सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है, या किस में काम कर रही है? पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है। नंबर ऑफ पीपल्स जो था, नंबर ऑफ पीपल, यदि ये शासन जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, शासन कितने लोगों के द्वारा है? सिंगल पर्सन, तो ये क्या कहलाएगा? आपका मोनार्कियल सिस्टम। क्या कहलाएगा? ये है आपका मोनार्क, मोनार्कियल सिस्टम। और यदि ये कुछ लोगों के द्वारा होगा, जो उस समाज में क्या है? धनिक है, रिच है, प्रिविलेज्ड है, ऐसे कुछ लोगों के हाथ में यदि शासन है तो ये आपकी क्या कहलाएगी? अरिस्टोक्रेसी। क्या कहलाएगी? अरिस्टोक्रेसी। और यदि शासन जो है, गवर्नेंस जो है, उसमें सभी लोग क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये उन्होंने क्या बताया? कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। क्या था ये? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, ठीक है, पॉलिटी। ये तीन बातें मैंने आपको बताया कि यदि कोई एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो ये क्या होगा? मोनार्कियल सिस्टम होगा। यदि कुछ लोगों के हाथ में आपकी शासन की व्यवस्था है तो ये आपकी एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। और यदि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बात आपकी क्या कहलाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल। मोनार्कियल का जो डेविएंट फॉर्म होता है, ये जरा देखिए, जरा पेज नया ले रहा हूं। फिर वही बात कि यदि ये एक के द्वारा चलाया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका डिक्टेटरशिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्टेटरशिप। किसके द्वारा चलाई जा रही है? एक के द्वारा चलाई जा रही है। यदि कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा रही है तो ये ओलिगोक्रेसी है। क्या है? ओलिगोक्रेसी। या क्या है ये? प्लूटोक्रेसी। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? और थर्ड जो है ये क्या है?
डेमोक्रेसी क्या है, यानी सभी लोगों के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो ये तीन मैंने आपको पहले बताया और तीन जो है आपको मैंने बाद में बताया। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशंस या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को जो डिफाइन करा, वो ये बताया कि यदि प्रीवियस यहां पे देखिए, और चलो भाई, नहीं वो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। चलिए, डिक्टेटरशिप हो गया, ओलिगोक्रेसी हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। मैंने आपको पहला आधार बताया था कि यदि ये गवर्नमेंट सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है, किसमें काम कर रही है, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगी, तो ऐसी जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने कहा बैड गवर्नमेंट। क्या बताया, बैड गवर्नमेंट। यस, और इसके पहले मैंने आपको कुछ दिखाया प्रीवियस। और यदि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है तो ये क्या है आपकी, गुड गवर्नमेंट। तो इसका मतलब मोनार्कियल सिस्टम यदि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है तो बेहतर है। अरिस्टोक्रेसी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जो है वो किसके लिए काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है। मोनार्कियल सिस्टम यानी राजा तो है, लेकिन वो किसके लिए काम कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, बेहतर है। अरिस्टोक्रेसी बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जो है वो आपकी बेहतर है। और यहां पे आपने क्या देखा है, ये किसके लिए काम कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट में। किसमें, सेल्फ इंटरेस्ट। बोलो भाई, किसमें काम किया है इन्होंने, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करा है। तो यहां पे डिक्टेटर्स जो होता है वो कैसे काम कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। ये आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, निरंकुश तंत्र बना करके बैठा है। आपके इंटरेस्ट से मतलब नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट से मतलब नहीं। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है आपका, देख रहे हैं ना, नॉर्थ कोरिया है। बोलो भाई, किम जोंग यून जो है, आपके इंटरेस्ट से मतलब नहीं है उनको, किससे मतलब है, उनके अपने इंटरेस्ट से मतलब है। ओलिगोक्रेसी, इट इज अ जस्ट अ डेविएंट फॉर्म ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। ये क्या है, ये मोनार्कियल सिस्टम का डेविएंट फॉर्म है। और ये जो है आपकी डेमोक्रेसी जो है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का डेविएंट फॉर्म है, यानी बैड हो गया। ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ओलिगोक्रेसी क्या है कि जब ये कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, कुछ प्रिविलेज्ड माइनॉरिटीज के द्वारा यदि शासन किया जा रहा है, किसके द्वारा, प्रिविलेज्ड माइनॉरिटीज के थ्रू यदि किया जा रहा है तो वो आपकी ओलिगोक्रेसी है। और वेल्दी माइनॉरिटीज के द्वारा, जो वेल्दी हैं, जिनके पास धन है, कुछ लोगों के पास है, और वो शासन चला रहे, तो वो क्या है आपकी प्लूटोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया, एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको, बोलो, तो वो क्या है, डिक्टेटर है, तानाशाह है। तो मेरी बात आप समझ पाए। इन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बात करी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये 6 तरीके की चीजें आपको दिखा रहे हैं। और ये कैसे दिया है, इंपेरिकल मेथड से दिया हुआ है। किसके थ्रू दिया, इंपेरिकल मेथड्स के थ्रू। यानी उन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आया, तो पहला क्या था, मोनार्कियल, दूसरा क्या था, एरिस्टोक्रेसी, तीसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, नेक्स्ट क्या था आपका, डिक्टेटरशिप, नेक्स्ट क्या है आपकी एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी, या आपकी डेमोक्रेसी। क्लियर है। ये कहां पे आया, निको मैकियन एथिक्स में उन्होंने फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स के बारे में बात करी। बोलिए, तो डेमोक्रेसी इन सिंपल सेंस में ये 6 तरीके की उन्होंने बता दिया, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपने एक बहुत
सुना होगा, और जिस स्टूडेंट से आप पूछिए बस वही इतना बोलता है, अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये क्या है आपका? डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब है जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए। इसका हिंदी तो मतलब यही हुआ। इसका मतलब कि ये ऑफ द पीपल जो है, ये इस डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट शो करता है। किसका? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट शो करता है। इसका मतलब कि यहां पे शासन की व्यवस्था में जनता का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये होलिस्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब क्या? कि यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है? मेल का होना, फीमेल का। रिप्रेजेंटेशन किसका है? पुअर का, रिच का। किसका है? ओल्ड का, यंग का। ये आपका रिप्रेजेंटेशन जो है ये ऑफ द पीपल के बारे में बात कर रहा है, यानी एज अ होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अब्राहम लिंकन। ये आपकी जो पार्लियामेंट है, आपकी पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट जो है इट इज जस्ट एपिटोम ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है ना? ये वहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है? शो करता है। आज आपके यहां हर पार्टीज के माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी, सारे लोग आपको वहां पे मिलेंगे। बोलिए, ये आपकी ब्यूटी है आपकी पार्लियामेंट की, डेमोक्रेसी की। तो रिप्रेजेंटेशन जो है मेल का भी है, फीमेल का है, पुअर का है, रिच का है, ओल्ड का है, यंग का है, ठीक है, मेजॉरिटी का है, माइनॉरिटीज का है। ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और ये बात कौन शो कर रहा है? ऑफ द पीपल। तो शासन में जो भाग ले रहे हैं, जो लोगों की सहभागिता है, वो क्या है? सभी की है। ठीक है ना? ऑफ द पीपल ये बताता है रिप्रेजेंटेशन पार्ट। और दूसरा कि ये जो शासन बन गया है आपका, ये कैसे बनेगा, आएगा कैसे? यानी ये जो शासन व्यवस्था, ये गवर्नमेंट जो आएगी वो कैसे आने वाली है? तो बाय द पीपल। किसके द्वारा? बाय द पीपल। ये बाय द पीपल किसके द्वारा? बाय द पीपल। और कैसे? थ्रू इलेक्शन। किसके द्वारा? थ्रू इलेक्शन। यानी यहां पे लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा आपके लीडर्स को। जो एमपीज, एमएलए आपके हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा। ये क्या बता रहा है? कि ये जो पार्लियामेंट में लोग आए हुए हैं, आपके विधायिका में जो लोग हैं, उन्हें लोग चुन करके भेजेंगे, उनके द्वारा आ पाएंगे। और तीसरा, फॉर द पीपल। क्या है? फॉर द पीपल। ये जो गवर्नमेंट आपने बनाई है, ये गवर्नमेंट किसके लिए काम करने वाली है? फॉर द पीपल, फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल, फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। किसके लिए काम करने वाला है? तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है? उसके कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा है, उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उनके वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा है। और यहां पे कंपोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके वेरिएबल्स क्या है, उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? वो पीपल है। कौन है? पीपल्स है। और इन पीपल्स के द्वारा इनका क्या होना है? इलेक्शन होना है। यानी ये गवर्नमेंट जो बनने वाली है वो कैसे आने वाली है? बाय द पीपल और थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्ट करके इन्हें क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। और तीसरा कि यदि ये गवर्नमेंट बन गई है तो किसके वेलफेयर के लिए काम करने वाली है? किसके पब्लिक इंटरेस्ट में? किसके पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम करने वाली है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल काम करने वाली। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे जनता जो होती है वो शासक भी होती है और शासित भी होती है। डेमोक्रेसी मींस कि पीपल क्या है? रूलर भी है, और पीपल ही क्या है? रूल्ड है। यानी अपने
राइट्स को क्या करता है, वो दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके वो गवर्नमेंट्स बनाता है। और इस सेंस में क्या हुआ है, वो रूलर है। कौन है? और जब वो गवर्नमेंट्स बन गई है तो उस गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए गए लॉज और पॉलिसीज को क्या करता है, ओबे करता है, फॉलो करता है, उस गवर्नमेंट के द्वारा खुद अपने आप को क्या करता है, शासित करता है। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें शासक जो है वो जनता है, शासित भी जो है वो क्या है, जनता है आपकी। क्लियर हुआ? तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में दो तरीके हैं। एक तो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और दूसरी कौन सी है आपकी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो हो रहा है इन गवर्नेंस में, वहां की जनता क्या करती है, भाग लेती है डायरेक्टली। यहां पे पीपल्स के द्वारा उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, उनके एडजुडिकेशन या जुडिशियल फंक्शंस या उनके लेजिस्लेचर्स परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगी। और ये कहां पे संभव है, ये छोटी कंट्रियों में, वहीं पोलिस में जहां वो देख करके और पढ़ करके बताए थे, है ना। आज की जो जनसंख्या है लगभग 140 पहुंचने वाली है, अप्रोक्सीमेट 1 अरब 40 करोड़ की। बोलिए भाई। और यदि ऐसी स्थिति में पीपल्स को क्या कर दिया जाए, डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लिया जाए, किसमें, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में, जुडिशियल प्रोसेस में या लेजिस्लेचर के प्रोसेस में, तो ऐसी स्थिति में संभव नहीं है कि कोई भी कानून आपका बन करके निकल के आए या कोई भी जुडिशियल जजमेंट्स का इंप्लीमेंट हो पाए या एग्जीक्यूटिव अपने किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये किसके लिए था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये किसके लिए था, स्मॉल कंट्री के लिए था। किसके लिए था, तो जहां पे लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव में या उनके एडजुडिकेशन या जुडिशियल फंक्शंस में या लेजिस्लेचर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऐसी जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और समय के साथ साथ ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या होता गया, डिमिनिश होता गया। ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता गया, खत्म होता गया। ठीक है। अब यहां पे जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे यहां के लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। और इन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाता है, गवर्नमेंट का। किसका फॉर्मेशन किया जा रहा है, आप जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मिल करके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, प्रैक्टिकेबल है, ये प्रॉग्मेटिक है। और ये क्या है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये संभव ही नहीं है। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया क्या, जहां पे भी पॉपुलेशन अधिक है वहां पे ये संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम किस डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यानी आज की डेट में ज्यादातर कंट्रियां जो हैं वो किस तरीके की डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, यानी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बेली ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। बेली ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि आपने क्या किया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा है और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है। क्या बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई लॉ बन करके आया हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाता है, उस लॉ में आपका क्या है, पार्टिसिपेशन है। क्या है, पार्टिसिपेशन है। और इसीलिए कहा जाता है कि लॉ की भूल जो है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इसका मतलब क्या है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव ने लॉ बनाया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और जहां पे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट दैट लॉ, है कि नहीं है। यानी आपको उस लॉ के बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए जब किसी लॉ को नोटिफाई कर दिया जाता है तो यह मान लिया जाता है क्या, कि यू हैव अ नॉलेज अबाउट दैट लॉ। बात समझ पाए आप, ये यहीं से दिख रहा है। और बेली इसी बात को कह रहे हैं। गॉट माई पॉइंट, क्या था कि ये क्या कर रहा है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं लोग, और ये रिप्रेजेंटेटिव कहां पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं।
और पार्लियामेंट में इन्होंने क्या बनाया है, लॉ बनाया। इसका मतलब इनडायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं? यस और नो? इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इनके द्वारा यदि कोई एक्शन लिया जा रहा है, कोई लॉ बनाया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिसमें आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपको उसके बारे में क्या था, नॉलेज था। बात समझ पाए? तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे इस कानून का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लॉ ऑफ लैंड होता है, एवरीवन हैज टू नो, हर व्यक्ति को ये जानना होगा। और यही कह दिया गया है कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द मिस्टेक ऑफ लॉ। कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये सेक्शन नहीं पता था, ये लॉ आ चुका है, ये मैं नहीं जानता हूं। ये बात समझ पाए आप? तो आपके यहां जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट? तो यदि पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को देखा जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे पीपल्स जो है, जहां पे जनता जो है वो शासन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है। और यहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, यहां पे जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लेती है, और इसीलिए इसको इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है यहां पे। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? देखिए, तो कोई भी जो डेमोक्रेसी है आपकी, उस डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कुछ स्टेजेस होते हैं। और वो स्टेज क्या है आपका? पहला प्रोसीजरल। क्या है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। पहली कौन सी है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। दूसरी डिस्कोर्स ओरिएंटेड, डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। और तीसरा है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितनी है आपकी? ये क्या है? तीन नहीं है, ये तीन स्टेप्स हैं। यानी फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। सेकेंड स्टेप ऑफ डेमोक्रेसी क्या है आपकी? डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। और थर्ड स्टेप ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है? वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। तो तीन स्टेप से होकर के कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, गुजरती है। बात समझ पाए? पहला सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोसीजरल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। और प्रोसीजरल एस्पेक्ट यानी यहां पे लोगों के द्वारा चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होने वाला है, मेथड्स क्या होगा, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, इनका इनका इलेक्शन किस तरीके से कराया जाएगा, इनका नॉमिनेशन किस तरीके से कराया जाएगा। यानी ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेमोक्रेसी। सारा का सारा जो है वो किस स्टेप में आ रहा है? प्रोसीजरल मैटर्स में आ जा रहा है। इलेक्शन का कमीशन का फंक्शंस क्या होगा, इलेक्शन किस तरीके से होल्ड होगा, कितना कॉस्ट उसमें जाएगा, कोई भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल कंटेस्ट कर रहा है वो कितना अपना कॉस्ट एक्सपेंस कर सकता है। ठीक है, ये आपका ईवीएम के थ्रू होने वाला है या बैलेट पेपर के थ्रू होने वाला है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो कहां का है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी का है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने वाला है, कितने समय के भीतर उसे इश्यू कर दिया जाना है, ये सारी बातें कहां डिसाइड होने वाली हैं? ये प्रोसीजरल पार्ट फर्स्ट लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी है आपकी। इसका मतलब क्या है? इमैच्योर डेमोक्रेसी है आपकी। आपकी जो कवायद है वो सिर्फ क्या है? वोट देने पर ही सीमित रह गई है। किस पर डिपेंड रह गई है आपकी? यानी आज जो हमारे यहाँ का जो डिस्कशन होता है वो क्या होता है? जो पार्टी नहीं जीती है वो क्या कह देती है? ईवीएम हैक करा लिया गया है। बोलो भैया, चुनाव आयोग जो है उसने मुझे समय नहीं दिया हुआ है, चुनाव आयोग जो है वो गलत समय पर क्या कर दिया है? इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन रेज कर दिए जाते हैं। यानी आप डेमोक्रेसी के फर्स्ट स्टेप पे बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? क्लियर हुआ बात? यहां पे कोई चीज इलेक्ट हो गया है, यानी इस इलेक्शन के इस प्रोसीजर के थ्रू वो क्या हो चुका है? इलेक्ट हो चुका है। तो यहां पे दूसरे स्टेप पे जनता क्या कर रही है? डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी कब आने वाली है? कि यहां पे वोट दे करके सिर्फ आप नहीं बैठ रहे हैं, वोट देने के बाद कहां पे आ रहे हैं? उसके डिस्कोर्स में आ रहे हैं आप।
इसका मतलब कि आप लॉ फ्रेमिंग में या जुडिशियल डिसीजंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी मेंटली आप अपना डिस्कोर्स देते हैं उसको। ये कौन सा स्टेप होगा? सेकंड स्टेप ऑफ द डेमोक्रेसी होगी। बोलिए, डिस्कोर्स किस बात का? आप देखते हैं कि बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं और बहुत सारे लॉज जो हैं वो कहां से आ रहे हैं? आपके ओपिनियन प्राप्त हो रहे हैं। ओपिनियन कहां से आ रहे हैं? ओपिनियन जो है वो कहां से प्राप्त किए जा रहे हैं? सर्वे कराया जाता है। मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल सिस्टम आपके यहां रिफॉर्म हो रहा है, तो क्रिमिनल सिस्टम जो रिफॉर्म हो रहा है आपका, उस पे आपके व्यूज मांगे गए हैं कि क्रिमिनल लॉ में आप अपना क्या कर दीजिए, एक सर्वे दे करके आप बताइए। ठीक है, ये ओपिनियन है आपकी, यहां पे चीजें जाएंगी आपकी। बोलिए, तो यहां पे क्या हो रहा है? आपकी मेंटल थॉट्स को, मेंटल कैपेसिटी को क्या किया जा रहा है? वहां पे गेन किया जा रहा है। ये क्या है? आपके डिस्कोर्स हैं, ओरिएंटेड हैं आपके। और तीसरा जो है आपका, वो क्या है? पार्टिसिपेटिव है। यानी तीसरा जो स्टेप होगा वो किसका होगा? कि जो लॉ यहां पे बना दिया गया, जिसमें आपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट करा है, अपने मेंटल थॉट्स को आपने शेयर करा हुआ है, और उसके थ्रू यदि कोई लॉ बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होने वाला है? वहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, यही तो होने वाला है। यहां पे क्या हुआ है? इलेक्शन, और यहां पे आपके पार्लियामेंटेरियन आ गए हैं। बोलिए, और कौन आया है? जो एमपीज और एमएलए हैं, इलेक्ट होकर के चले गए, और इनके द्वारा यदि कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं? आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और ओपिनियन देने के बाद से अब वो लॉ जो है वो क्या होने वाला है? इंप्लीमेंट होने वाला है। तो इंप्लीमेंट होने में उसका एग्जीक्यूशन जो है वो कैसा हो, उसमें आपका पार्टिसिपेशन हो। बोलो भाई, आज मिड डे मील आपके यहां चलाया जा रहा है। मिड डे मील जो चलाया जा रहा है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया है आपके ऊपर, या कोरोना वैक्सीन आपके ऊपर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह लग रहा है कि यानी जो स्पिरिट थी, वो स्पिरिट्स कुछ ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लागू कर दिया जा रहा है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नहीं लागू किया जा रहा है। ये कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव भी करवाने वाला है। इनका इंप्लीमेंटेशन कौन करवाने वाला है? एग्जीक्यूटिव। तो अब ऐसी स्थिति में यदि आपकी अवेयरनेस है, यहां पे क्या है? एक्टिव अवेयरनेस है आपकी, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या किया जा सकता है? इससे इफेक्टिवली क्या करा सकते हैं आप? इन्फोर्स करा सकते हैं। बोलो भाई, इन्हें क्या करवा लेंगे आप? और ये कब होगा? जब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी आपकी। पार्टिसिपेटिव यानी डेमोक्रेसी में आपकी सहभागिता होगी, आपका कोऑर्डिनेशन होगा, आपके अवेयरनेस होगी। मेरी बात आप सोच पाए? तो फर्स्ट स्टेप में कहां टिके हुए हैं आप? सिर्फ और सिर्फ वोट दे दिया है, वोट दे करके आप बैठ गए हैं, पार्टी क्या बनी है, क्या कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है आपका? डिस्कोर्स ओरिएंटेड है। और तीसरा क्या है आपका? पार्टिसिपेटिव है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव ये मैच्योर डेमोक्रेसी है, थर्ड स्टेप है। बोलिए, यहां आप वोट भी दे रहे हैं, वोट देने के बाद अपना नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं, आपकी ओपिनियंस भी ली जा रही हैं, और तीसरे स्टेप पर आप उसके पार्टिसिपेशन में भी क्या कर रहे हैं? उसके एग्जीक्यूशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तीन स्टेप हैं आपकी डेमोक्रेसी के। कितने स्टेप हैं? तीन स्टेप। पहला कौन सा? प्रोसीजरल। दूसरा कौन सा? डिस्कोर्स ओरिएंटेड। और तीसरा कौन सा है? पार्टिसिपेटिव हो गया। बोलो भाई, तो ये आपके तीन स्टेजेस हैं। तो इंडिया में क्या देखा आपने अभी तक, इसका लास्ट में अभी एनालिसिस किया जाएगा। पहले स्टेप आप समझ लीजिए चीजों को, ठीक है ना, कि डेमोक्रेसी है क्या, ये समझ लें। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इंडिया की क्या पोजीशन है, कहां पे वो टिक रहा है, पहले स्टेज पे है कि दूसरे पे है कि तीसरे पे पहुंच चुका है। ठीक है ना, मैच्योर डेमोक्रेसी हो गई है कि नहीं हो गई है। यदि हम देखें किसको, डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली चीज कि यहां पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे, मेजर डिसीजंस जो लिए जाएंगे, वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? मेजर डिसीजन किसके द्वारा लिया जा रहा है? इज टेकन बाय, आप लेंगे यार, आप वोट दे करके छोड़ दिए, टेकन बाय द लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स। किसके द्वारा? इलेक्टेड लीडर्स। यही तो हो रहा है डेमोक्रेसी में। यदि कोई मेजर डिसीजन लिया जा रहा है, तो आज की डेट में आपने वोट दे दिया है, नरेंद्र मोदी और जो आपके सरकार है वही तो महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है ना भाई, है?
लेंगे? कौन सा लिया है? हालिया है? डेमोक्रेसी के लक्षण है, इन्हें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई भी मेजर जो डिसीजंस है वो योगी बाबा ले रहे हैं आपके, ठीक है? कैबिनेट लिया जाएगा, कैबिनेट के थ्रू लिया जाएगा। किसके थ्रू लिया जाएगा? यानी गवर्नमेंट ले रही है और आपने उन्हें इलेक्ट करके भेज दिया है। तो मेजर डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है? मेजर डिसीजंस इज टेकन बाय, या विल बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है? ये डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये फाइंड आउट किया जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पे होंगे वो पता लगाएंगे कि इससे आपके लिए हेल्प होने वाली है कि अदर कंट्रियों में जहां पे डेमोक्रेसी शो हो रही है वो डेमोक्रेसी रियल सेंस में है या नहीं है। बोलिए। तो आपके यहां पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है? बोलते रहिए आप लोग। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रल। और दूसरा जो है वो कौन सा है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम्म, अच्छा, रूल ऑफ लॉ। क्या? एंड रिकॉग्निशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वहां की जनता रिकॉग्निशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बोलिए। इन्हें क्या किया जाएगा? रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके फंडामेंटल राइट्स को लोगों के, और वहां पे क्या होगा? रूल ऑफ लॉ होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके। बोलो भाई। और क्या है कि यहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपकी सरकार जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन। बोलो भाई। यानी ये जो सरकार बनी है आपकी, ये कैसे आनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आनी चाहिए। और कैसे आनी चाहिए? कंपटीशन के थ्रू होना चाहिए। बोलिए। यानी ट्रू सेंस में यदि आप डेमोक्रेसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है ना? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मींस आपने गलत यूज कर लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव तो आप जीत ही जाएंगे। पार्टी यदि आपकी एक है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं है, आप ही को वोट करना है। तो ऐसी स्थिति में एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं। बोलो भाई। सारे के सारे लोग जो हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एक ही पार्टी पर क्या करना है? वोट करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? मोर देन वन पार्टी, तभी तो कंपटीशन यहां पे क्रिएट होगा। प्रतिस्पर्धा कब आएगी? और इस बात का फेयर चांस होगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पावर में है, वो अपने पावर को लूज कर सकती है। इस बात का फेयर चांस क्या कर सकती है? अपने पावर को लूज कर सकती है। ये डेमोक्रेसी की पहचान है। बात समझ पाए? यानी आज भाजपा की गवर्नमेंट है, ऐसी स्थिति में ये एक फेयर चांस है कि वो 2024 में आ जाए या क्या हो जाए, ना आए। ये चांस है ना भाई, ठीक है? तो यदि ऐसा है, लेकिन यदि ये फिक्स हो जाए तो कि अब जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट ही रहने वाली है 2050 तक, बोलिए, तो ये आपकी क्या नहीं होगी? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है इसका मतलब यहां पे, ठीक है ना? ये डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो हम लोग एक एक चीज देख लें। मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया मैंने आपको? ठीक है। अब देखिए जरा यहां पे, आप ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which
रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बोलो भाई कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स, यहां पे कौन है, दिस वन, ये क्या है आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यहां पे कौन है, पीपल्स, और ये कैसे आ रहे हैं, इलेक्टेड। ये डेमोक्रेसी को बता रहा है। बोलिए रूलर्स, किंग भी हो सकता है, रूलर क्या हो सकता है, किंग भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है। क्या नहीं है, रूलर डिक्टेटर भी हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं है, इलेक्टेड बाय पीपल नहीं है। रूलर अरिस्टोक्रेसी में भी आ सकता है, लेकिन वो क्या नहीं है, इलेक्टेड बाय पीपल नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो यहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है वो क्या है आपकी, कि जहां पे रूलर्स जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, और ये इलेक्शन जो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए आपका, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैसा, फ्री एंड फेयर। ये कंपटीशन होना चाहिए। जैसे आप लोग लॉ में एक कॉन्सेप्ट आता है वेजरिंग कॉन्सेप्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, किसका आता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजर, वेजर का मतलब क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में यह होता है जीतने या हारने की क्या होती है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, जीतने या हारने का। ठीक है ना, सट्टाबाजी, ये तो समझ रहे होंगे आप लोग। यहां सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जीतोगे या तो हारोगे। बोलो भैया, यही तो है। तो वैसे ही यहां पे है कि फेयर चांस है कि आप या तो इलेक्शन जीतेंगे, पावर में आएंगे, और या तो क्या करने वाले हैं, आप हारने वाले हैं। और ये कब संभव है, जब यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। क्या होने वाला है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाला है। तो ये एक सामान्य डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन है कि थोड़ा सा आप अब्राहम लिंकन के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, तो ये भी बता दीजिएगा डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये मोनार्क सिस्टम हो सकता है, ये अरिस्टोक्रेसी हो सकती है आपकी, ये आपकी डिक्टेटरशिप हो सकती है, ये आपकी ओल्गोक्रेसी हो सकती है, लेकिन यहां पे ये शब्द जो है डेमोक्रेसी से सेपरेट कर देता है। डेमोक्रेसी से उन सबको क्या कर देता है, अलग कर देता है, कि यहां पे जनता क्या हो रही है, आपको चुन रही है, शासन में आपको ले आ रही है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, तो पहली चीज ये डेफिनेशन याद रखिएगा, अभी फिर लेके आऊंगा इसको। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि डेमोक्रेसी में जो है वो जो मेजॉरिटेरियंस, मेजॉरिटी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। बोलो भाई, तो अब आप इस सेंस में देखें, जो आसपास की कंट्रियां हैं, तो क्या वो कंट्रियां डेमोक्रेटिक हैं? मैं नाम ले लूं पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को शो करता है। म्यांमार जो है वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई, है? यहां पे देखिए जरा, आपने देखा था नवाज शरीफ, बोलो भाई, नवाज शरीफ क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, और परवेज मुशर्रफ क्या थे, मिलिट्री के जनरल थे। और इन्होंने क्या करा, ये इलेक्टेड मेंबर थे, नहीं थे, और इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप किया, तख्ता पलट दिया, सैनिक शासन को लाया। किसको, नवाज शरीफ को हटा दिया इन्होंने, और पूरी की पूरी सत्ता क्या कर ली, हासिल कर ली अपने आप। बोलिए, और यहां पे इन्होंने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क
ऑर्डर पास किया। कौन सा? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था 2002 में पास करा गया, इसके द्वारा इन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? अमेंडमेंट किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज पास्ड बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ इन 2002, और इससे कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे अमेंड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सारे के सारे जो आपकी प्रोविंशियल और जो नेशनल आपकी असेंबलीज थी उसे डिसमिस करने का पावर किसने ले लिया? परवेज मुशर्रफ ने। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये चीजें जो हैं, ये जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, ये क्या थी? इलेक्टेड थी। क्या थी? इलेक्टेड थी। परवेज मुशर्रफ क्या है? ये मिलिट्री। बोलो भाई, मिलिट्री है आपकी, और ये इलेक्टेड नहीं है, ये अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं। और इन्होंने पावर क्या कर लिया? होल्ड कर लिया कि ये इसे डिसमिस कर सकते हैं इस ऑर्डर के द्वारा। तो जो नॉन इलेक्टेड मेंबर है वो इलेक्टेड मेंबर्स को क्या कर रहा है? डिसमिस करने का पावर रख रहा है। बोलिए। और इनके द्वारा जो वहां की सिविल कैबिनेट थी, सिविल कैबिनेट को इन्होंने अंडर द सुपरविजन ऑफ द आर्मी कैबिनेट रख दिया। कहां पे? ठीक है, इन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल्स बनाई, और सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो आर्मी मैंस थे उनको सुपरविजन का पावर दे दिया। किसके ऊपर? यहां पे जो इनका कैबिनेट था। यानी होल पावर जो है वो किसके पास आ गया था? परवेज मुशर्रफ के पास। और ये क्या है? इलेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है? इलेक्टेड नहीं है। और इनके द्वारा क्या लिया जा रहा है? यहां पे मेजॉरिटी के डिसीजंस। क्या दिया जा रहा है? मेजॉरिटी डिसीजंस। किसके द्वारा लिया जा रहा है? नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? इन स्पाइट ऑफ दिस, पाकिस्तान अपने आप को क्या कहता है? डेमोक्रेटिक कंट्री। बोलिए। यही बात आप म्यांमार में भी देखेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को क्या कर दिया जा रहा है? रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है ना? तो मेजॉरिटी के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो कंट्रियां अपने आप को प्रिटेंड कर रही हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं है। बात समझ पाए आप? तो इसका मतलब कि ये कंट्री जो अपने आप को सिर्फ शो कर रही है वो नहीं है, क्योंकि यहां पे जो मेजॉरिटी के डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो किससे लिए जा रहे हैं? नॉन इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? डेमोक्रेसी क्या कहती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, कि रूलर जो होगा वो इलेक्टेड मेंबर होगा। क्या होने वाला है? इलेक्टेड मेंबर होगा, और ये तो अपॉइंटेड थे। बोलो भाई। तो ऐसी स्थिति में वहां पे ये डेमोक्रेसी आपको नहीं दिखी। म्यांमार में ये डेमोक्रेसी आपको नहीं दिख रही है? दिख रही है? बोलो। नहीं दिखती। दूसरा, मैंने आपको क्या बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, कुछ कंट्री अपने आप को कहती हैं कि अभी भी वो क्या है? अभी भी अपने आप को वो क्या कह रही हैं? कि डेमोक्रेटिक है। लेकिन देखा जाए कि ट्रू सेंस में वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है? आप ही के पास का है, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं। चाइना। बोलो भाई, चाइना में क्या स्थिति है? पोजीशन क्या है चाइना की? यहां पे सीपीसी है। कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कौन है यहां पे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो मेंबर्स होगा वो क्या बनाने वाला है? एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उनके यहां के जो पार्लियामेंट है वो कौन सी है? एनपीसी है। और एनपीसी के जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? जो सीपीसी जिनको अप्रूव्ड करा है चुनाव लड़ने के लिए। किसको? यदि यक्स जो है वो इलेक्शन में जाना चाहता है तो उसको अप्रूवल कंटेस्ट करने के लिए कौन देने वाला है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यानी सारे के सारे कंटेस्टेंट जो हैं अपना अप्रूवल किससे ले रहे हैं? सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बोलिए। और यही लोग कहां जाने वाले हैं? एनपीसी में जाने वाले। और इन्हीं के द्वारा क्या बनाया जाने वाला है?
लॉ बनाया जाने वाला है। आप मुझे बताइए कि मुझे वोट करना है, क्या करना है? मुझे वोट करना है। ये लोग वोट करना चाह रहे हैं, और ये जो वोट है किसको करेंगे? किसको करने वाले हैं? द कैंडिडेट हु इज अप्रूव्ड बाय द सीपीसी, सिंगल पार्टी। बोलो भाई, तो आपकी मजबूरी है, दो या ना दो। चुनाव तो उन्हीं को जीतना है, एनपीसी में उन्हीं को जाना है। कौन जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर ही जाने वाला है वहां पे। बोलो, तो यहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं हो पाया। तो फ्री और फेयर इलेक्शन तो ऐसी स्थिति में खत्म हो गया। तो डेमोक्रेसी कहां है ट्रू सेंस में? इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोलिए। और दूसरी चीज कि यहां पे जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को हारने का कोई चांस ही नहीं है। बोलो भाई, हारने का कोई चांस है? मैंने आपको क्या बताया था कि पावर को लूज करने का उसके पास क्या होना चाहिए? फेयर चांस होना चाहिए। और ये बात यहां पे नहीं दिख रही है। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने पाकिस्तान देख लिया, इधर आपने बांग्लादेश देख लिया, और इधर ऊपर जो है, जो डेमोक्रेसी का तगमा लगा करके बैठे हुए हैं, उनके पास भी डेमोक्रेसी है नहीं। ठीक है ना? अभी भी नहीं है। इज इट क्लियर? हो गया? नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? और कुछ कंट्री बताएं एग्जाम्पल के तौर पे। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, है ना? वन पर्सन, वन वोट और वन वैल्यू, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी। क्या है? वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। ये डेमोक्रेसी के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या? एक व्यक्ति होगा, उसका एक वोट होगा, और उसके वोट की एक वैल्यू होगी, है ना? यानी महामहिम भी जाएंगे वोट करने के लिए तो उनका भी वोट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? सिंगल होगा। ठीक है? और आप एक स्टूडेंट होकर के जाएंगे तो आपका वोट वैल्यू वन होगा। नरेगा में काम करने वाला, मनरेगा में काम करने वाला यदि वोट दिया था या दिया है, तो उसका जो वोट वैल्यू होगा वो क्या होगा? वन होगा। इसका मतलब यहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी? पॉलिटिकल इक्वालिटी। और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी की क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में नहीं हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डेमोक्रेसी है क्या, अपने यहां कहां है अभी देखा जाएगा, किस स्टेज पर है, किस पोजीशन पर है। तो वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, ये बात है आपके यहां। और भारत का संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे यहां एडल्ट सफ्रेज प्रोवाइड करा दिया था। बोलिए, ये राइट अमेरिका जैसी कंट्री में कई साल बाद आया है। यानी वुमेन्स को वोटिंग राइट जो दिया गया वो कई साल बाद दिया गया। सऊदी अरब में 2015 में आकर के महिलाओं को क्या दिया गया है? वोटिंग राइट्स दिए गए। बोलिए, 2000 आई ओपनर 2015 में सऊदी अरब में क्या दिया गया है? वोटिंग राइट्स दिए गए उनके पास। और इंडिया 1950 में जब आया था तो उसी समय वोटिंग राइट्स क्या था? इक्वल वोटिंग राइट्स था। मैंने आपको बताया था 325 ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, इन सब के आधार पर आप इनएलिजिबल नहीं होने वाले हैं। बोलिए, यदि आप 21 वर्ष के थे, मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पहले कितना थी एज आपकी? 21 ईयर्स। ठीक है, 21 साल के आप हो गए थे तो किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल रोल के लिए। यह बता दिया गया है आपके यहां। तो आपके यहां वन वोट, वन पर्सन, वन वैल्यू जो है वो अभी भी क्या है? 1950 से आज तक चली आ रही है।
और ये बात हर कंट्रियों में आपको कहीं कहीं इसका डेविएशन मिलेगा, जो कंट्री अपने आप को बताती हैं, ठीक है ना। कोई एक एग्जांपल बताइए आप लोग कि जहां पे वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू अभी भी नहीं है, आज की डेट में भी नहीं है। फिजी इसका एग्जांपल है। कौन सा? फिजी नाम याद आ रहा है? एस्टोनिया, एस्टोनिया में अभी भी वहां पे वोट वैल्यू जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। एस्टोनिया, जितने भी रशियन सिटीजन्स थे, यदि वहां पे जाकर के अपनी नागरिकता लिया है तो वहां के जो मूल निवासी थे और उन रशियंस के बीच में वोट वैल्यू क्या की गई है, डिफरेंट की गई है। फिजी जो है, जो इंडिया से फिजी गए थे और फिजी के जो निवासी हैं, जो सिटीजन्स थे, उनकी वोट वैल्यू क्या है, अलग है, ठीक है। तो इन अ ट्रू सेंस वो आज भी क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मैंने बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है ना। मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताया। पहला कौन सा बताया कि मेजॉरिटी डिसीजंस विल बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स और इलेक्टेड गवर्नमेंट, और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, या इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो क्या, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वैल्यू सबकी एक ही होगी, है कि नहीं। जैसे आप योनो में जाते हैं, योनो में आपके यहां जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड की पार्लियामेंट बोला जाता है। जनरल असेंबली को क्या बोलते हैं, इसे महासभा भी कहा जाता है। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट बोला जाता है। तो जनरल असेंबली में हर कंट्री अपने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकती है, 5। मैक्सिमम कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकती है, 5। अभी कितनी कंट्रियां हैं टोटल, 193। कितनी है जनरल असेंबली में आपके यहां, 193 कंट्रियां हैं। तो 193 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो आपकी जनरल असेंबली की इतनी है। लेकिन उनका जो वोट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 है। अब आप समझ रहे हैं ना, यहां पे भी क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। बोलो भाई, छोटी सी कंट्री है, छोटी भी कंट्री है, उसकी भी वोट वैल्यू वही है, और अमेरिका का भी वोट वैल्यू वही है, चाइना का भी वही है, इंडिया का भी वही है। बात समझ पाए आप। यहां क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेटिक सेंस में। इसीलिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बताया गया था कि ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं है। आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो क्या नहीं थी, ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक नहीं थी। बात समझ पाए, ये बात समझ में आए तो अगला पॉइंट देखिए। मैंने आपको क्या बताया, रूल ऑफ लॉ। क्या डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की रूल बाय लॉ। ये बता दो भाई, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, डाइसी का प्रिंसिपल याद करिए, मैंने आपको बताया था 3 चीजें। पहली चीज कौन सी थी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा क्या था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और तीसरा हमने लिया ही नहीं था, आप भी मत याद करिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, वो मैंने लिया ही नहीं था। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ला ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। ला ही क्या होने वाला है, यानी हर चीज जो होने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, अकॉर्डिंग टू द लॉ होने वाला है। यानी जो भी एक्शंस लिया जाने वाला है, जो भी कार्य होने वाला है, वो विधि सम्मत होगा, विधि के अनुसार होगा। और रूल बाय लॉ का क्या मतलब हुआ, रूल बाय लॉ का मतलब कि व्हेन द लॉ इज यूज्ड एज अ टूल फॉर हैरेसमेंट। लॉ को क्या कैसे किया जा रहा है, यूज एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट, ठीक है ना। यानी जो भी मन में आ गया एक कानून बना दिया, आपकी भावनाओं का कोई कंसिडरेशन नहीं करा गया। ये क्या है, रूल बाय लॉ। बात समझ रहे हैं, आजकल खूब न्यूज़पेपर में आता है कि आपके यहां रूल ऑफ लॉ खत्म होता जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या है, डेमोक्रेसी खतरे में कैसे आ जा रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे चैलेंज कर रहे हैं, ईवीएम ही हैक करवा लिया जा रहा है। बोलो नहीं,
तो यदि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो यही तो है ना कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र आपका कहां है, खतरे में है। क्योंकि मैंने बताया कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का ये पार्ट है, और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में आप क्या कर रहे हैं, खूब सारा काम कर डाल रहे हैं। यानी आप अपने हिसाब से क्या करवा ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से डिक्लेरेशन करवा ले रहे हैं, इलेक्शंस की डेट आप डिक्लेयर करवा दे रहे हैं, ईवीएम को आप हैक करवा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन हो ही नहीं पा रहा है, आप डर्टी मींस यूज करके कहां जा रहे हैं, पावर में आ जा रहे हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यथार्थ क्या है वो जांच का विषय। रूल ऑफ लॉ, ये बात समझ में आई, यानी हर चीज जो होने वाली हो किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, लॉ के अकॉर्डिंग। और आपके यहां का सुप्रीम लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है, तो हर चीज जो है वो किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, संविधान के अनुसार होने वाला है। और ये होता है भारत में, देखा जाएगा अभी आगे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति जो है वो विधि के सामने क्या है, इक्वल है। यानी उनका जो ट्रीटमेंट होने वाला है विधि के सामने वो कैसा होने वाला है, समान होने वाला है। बात समझ पाए आप। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 स्टेप मैंने आपको बताया, 2 प्रकार मैंने आपको बताया। ये बात समझ लिए, यदि मैं 5 मिनट में इसे कंक्लूड करूं पूरी डेमोक्रेसी को आपको, तो इतनी देर में जो कहानी चली है वो क्या है आपकी, डेमोस प्लस क्या है, क्रेटोस। ये है आपकी डेमोक्रेसी। और फिर मैंने बताया कि 158 देश के संविधान को पढ़ करके इंपेरिकली उन्होंने जो गवर्नमेंट्स के फॉर्म बताए थे वो गवर्नमेंट के फॉर्म कौन थे, पहला कौन सा था, मोनार्कियल सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या हो गया, दूसरा एरिस्टोक्रेसी। तीसरा क्या हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। बोलो भाई। और फिर क्या था आपका, नेक्स्ट क्या था, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्या था आपका, प्लूटोक्रेसी या ओलिगोक्रेसी। और नेक्स्ट क्या था आपकी, डेमोक्रेसी। और खास बात यह कि अरिस्टोटल डेमोक्रेसी को वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, ठीक है, ज्यादा झुकाव किधर है लोगों का, यानी कंट्रियों का, जो अपना फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो इलेक्ट करना चाहती है वो कैसे समझ लेना चाह रही है, डेमोक्रेटिक सेटअप। बोलो भाई। अच्छा, डेमोक्रेसी में मैंने आपको अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट बताया जो आपको भी पता है और हर जगह आप बताते भी हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल क्या है, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट है, जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स है। और बाय द पीपल क्या है, ये मैंडेट है, यानी कैसे आने वाला है, इलेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, एक मैंडेट है वहां पे। और तीसरा पार्ट जो है आपका वो कौन सा है, ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक गुड, यानी लोगों के लिए ऐसा किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो डेमोक्रेसी है ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल दो तरीके की है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और दूसरी क्या है आपकी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जहां पे पब्लिक जो है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, किसके, ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स में, ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस में, ऐसे जुडिशियल एडजुडिकेशंस में या उनके एग्जीक्यूशन में। तब ये माना जाएगा कि वहां पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है आज की डेट में जहां पे पॉपुलेशन कंट्रियों की इतनी ज्यादा है, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है आपकी, इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। यहां पे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू क्या बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट्स बनाया जा रहा है। फिर मैंने आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताया। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, जहां पे जनता ही आपका क्या होती है, रूलर होती है, और वो क्या होती है, रूल्ड भी होती है, वह क्या कहलाती है, आपकी डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। मैंने 3 स्टेप बताया आपको, डेमोक्रेसी के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप कौन सा बताया था, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया कि यह सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है, यानी आपने वोट दे दिया है, वोट कहां पे देंगे, वोट किस तरीके से देंगे, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी बात जब चल रही है तो वो क्या है, उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। यानी वोट दे दिया है, वो व्यक्ति क्या हो चुका है, इलेक्ट हो चुका है, और वो कहां चला गया है, गवर्नमेंट में चला गया है। और यदि यहां पे आपने अपना मेंटल थॉट्स शेयर करा है, क्या करा है,
और ये डिस्कोर्स कर रहा है, अपनी ओपिनियन आप शेयर कर रहे हो, उसके साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आप, मीटिंग ऑफ माइंड्स चल रहा है, और ये खूब होता है, देखा जाएगा इंडिया में कहां हो रहा है। बोलो भाई, आज भी देखिए कि कोई कमीशन गठित कर दिया जाता है तो कमीशन गठित करने के बाद आपकी ओपिनियन मांग ली जाती है, मांगी जाती है, बोलिए। तो उस कमीशन पर आप क्या देते हैं, ईमेल करके अपनी ओपिनियन आपने पहुंचा दिया है। तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी लॉ बना रहा है, कोई भी पॉलिसीज बना रहा है, तो ऐसे में वो क्या हो जाता है, इनरिच हो जाता है। जीएसटी पर उसने ऐसे ओपिनियन आपकी मांगी थी, ठीक है, गवर्नमेंट्स की, पब्लिक्स की। मैं आपको बताया कि सीआरपीसी और आईपीसी का जो है वो क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है। उस पर बहुत सारे सुझाव आपसे मांगा है कि जो एकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो क्या दें, अपने ओपिनियंस शेयर करें, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो स्टेप हो गया वो क्या है, आपका डिस्कोर्स ओरिएंटेड है। और तीसरा जो स्टेप है आपका वो कौन सा है, पार्टिसिपेटिव। और पार्टिसिपेटिव कहां, उसके एग्जीक्यूशन पर। यहां पे इलेक्शन हुआ है, यहां पे इलेक्ट हो चुके हैं, यहां पे उन्होंने किसमें, लॉ मेकिंग और लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपना क्या किया हुआ है, ओपिनियंस प्रोवाइड करा है, अपने थॉट्स को शेयर करा है। और उसके बाद इस लॉ का जो एग्जीक्यूशन होने वाला है, इसमें भी वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। बोलो भैया, क्या कर रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है। और ये डेमोक्रेसी जो है आपकी क्या कहलाती है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो ये तीन स्टेप, फर्स्ट लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी, सेकंड लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी एंड थर्ड लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आप जान लीजिए, ये तीन स्टेप से होकर के गुजरती है। और ये क्या है, प्रारंभिक है, और ये उससे मैच्योर है, और ये क्या है, ठीक है ना। इसी के आधार पे कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी अभी मैच्योर नहीं हुई है, या उनकी डेमोक्रेसी अभी मैच्योर नहीं हुई है। इसका मतलब कि यदि आप उसके एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, ठीक है, ब्यूरोक्रेट के साथ, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। फिर मैंने आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि कोई भी कंट्री जो दिखने में डेमोक्रेटिक है, क्या वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक है। इस बात को कैसे फाइंड आउट करोगे, इस बात को इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप डिसाइड करोगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया, कि जो मेजॉरिटी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो लॉ बनाए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज आपके यहां बनाई जा रही हैं, वो किसके द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के थ्रू, किसके द्वारा। और इस लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि म्यांमार और पाकिस्तान जो है ये आज भी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं। ये क्या है, यानी 10-15 साल में इनके यहां एक बार तख्ता पलट ही जाता है, ठीक है ना। तख्ता पलटना समझते हैं ना, यानी मिलिट्री का क्या हो जा रहा है, पावर आ जा रहा है। और वो क्या है, नॉन इलेक्टेड है। और उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मेजर डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, वो नॉन इलेक्टेड के द्वारा लिए जा रहे हैं। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उसे वो डिसमिस करने का पावर रखते हैं। कैसा पावर रख रहे हैं, तो इसका मतलब कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड को क्या कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, यही तो हुआ, नहीं हुआ। तो आप शो करते हैं, क्या शो कर रहे हैं, कि आपके पास डेमोक्रेसी है, जबकि एक्चुअल सेंस में आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है। यह बात स्पष्ट है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कि यहां पे फ्री एंड फेयर क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। ये जैसे ही आ जाए, फ्री और फेयर का मतलब समझ रहे हैं ना। फेयर का मतलब क्या हुआ, कि आपके द्वारा अब यहां पे कोई मींस फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी धन का, क्राइम का, बल का, इन सारी चीजों को आप प्रयोग करके आप सत्ता में नहीं आ रहे, पावर में नहीं आ रहे। बात समझ रहे हैं, फेयर मींस यूज कर रहे हैं आप, और फेयर मींस में धन बल नहीं आता है, ठीक है। और कैसा, निष्पक्ष होना चाहिए, और स्वतंत्र होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है। और ये है, और जो पावर में है उसके पास ये फेयर चांस है कि वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है अपने पावर को। क्या कर सकता है, पावर को लूज कर सकता है, ये चांस है उसके पास। तो ये माना जाएगा कि ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के बैठा हुआ है। बोलिए। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, ये बात है। और आपको ये पता है कि अब मैंने आपको बताया था कहां, कि जब संविधान लागू हुआ तो एज कितनी थी, 21 ईयर, और 60 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये एज घटा दिया गया, कितना हो गया, 18 साल, कितना कर दिया गया था। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ये 61st,
61वें संविधान संशोधन के द्वारा एज जो है वो घटा करके क्या कर दी गई, 21 से 18 साल कर दी गई। और ये 1988 की घटना है, कहां की, ठीक है, 1988 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 21। तो अब यहां पे 18 साल का कोई है, 18 साल के ऊपर का है, अदर किसी डिस्क्वालिफिकेशन से वो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, यानी साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, ठीक है ना, या वो क्रिमिनल्स नहीं है, उसका कन्विक्शंस नहीं हुआ है। तो ऐसे जो क्राइटेरियाज आपके यहाँ बनाए गए हैं उनमें यदि वो नहीं डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे वो जिस रिलीजन का हो, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एडल्ट सफरेज आपके यहाँ है, ठीक है ना। तो ये 1 वोट, और सबकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने 1 वोट दिया और आपकी वैल्यू 5 आ रही है, नहीं, ये ट्रू सेंस में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कुछ कंट्रियां हैं जो इस लॉ को क्या करती हैं, डेविएट करती हैं। ये जो मैंने आपको फ्री और फेयर इलेक्शंस के बारे में बताया, ये फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो कहां पे नहीं आ रही है, वो चाइना में नहीं आ रही है, मैक्सिको में नहीं आ रही है, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसी कंट्रियों में इनका डेविएशन है, PRI, बोलो भाई। चाइना में आपको मैंने बता दिया है कि सिंगल पार्टी है और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वोट करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रियल सेंस में आप डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। मेरी मजबूरी है, मेरी बाध्यता है, मैं फ्री कहां हूं, इंडिपेंडेंट कहां हूं वोट करने के लिए, ये तो बाइंडिंग हो गया ना भाई, नहीं समझे। अच्छा, कभी कभी लॉ में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज कर ली जाती हैं कि जो देखने में लगता नहीं है बाइंडिंग है लेकिन लगता है कि बाइंडिंग है। मेरी बात आप नहीं समझ पाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए जो है वो यक्स के सिवाय किसी से शादी नहीं कर सकता है, ये कैसा रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन कैसा है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है। क्या है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, देखने से नहीं लग रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है कि यक्स के सिवाय किसी से शादी नहीं कर सकता है। बोलो भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लोबे की केस में था कि ए जो है वो किससे मैरिज नहीं कर सकता है, किसी और से नहीं कर सकता है एक्सेप्ट यक्स। इसका मतलब यक्स से शादी कर सकता है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि किसी और से नहीं कर सकता है, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। क्यों हो गया, मान लीजिए यक्स डिनाई कर दे तो, मेरी बात आप नहीं समझ पाए। तो कुल मिलाकर के कुछ चीजें पॉजिटिव सेंस में बोली जाती हैं लेकिन होती क्या है, वो निगेटिव होती है, रिस्ट्रिक्टिव होती है, देखने में लग जाता है। क्लियर हुआ, चले आगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां होती हैं उनमें जो शासन चलाया जाता है वो जनता की भावनाओं के अनुरूप होता है, कानून के अनुरूप होता है, संविधान के अनुरूप होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल। बोलो भाई, अदरवाइज क्या हो जाएगी, टायरनी क्रिएट होगी, एनार्कियल सोसाइटी क्रिएट होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलिए। नहीं समझ में आई बात, आ गई, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि जरा थर्ड स्टेप में ले करके चलूं, आप मुझे थोड़ा सा रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए जरा। रॉलेट एक्ट कहां से आ गया, संविधान यहां से कहां आ गया, रॉलेट एक्ट बताइए कहां पे है, बोलो भाई, है? हाँ ये तो पता है, ये 1919 का एक्ट है। इसे क्या बताया गया रॉलेट को, इसे ब्लैक स्लव बोला गया था। क्या बोला गया था, काला कानून इसे बोला गया था। क्यों, इसका पूरा नाम क्या था, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्राइम एक्ट कब का, 1919। आईएएस में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या था, द एनार्कियल
एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया, इसी को ब्लैक कानून कहा गया, और इसी में बता दिया गया कि आपको कोई वकील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई अपील नहीं है। यही तो बताया गया था। और ये क्या था? ये रूल ऑफ लॉ था कि रूल बाय लॉ था? ये रूल बाय लॉ था, ये रूल ऑफ लॉ नहीं था, ये रूल ऑफ लॉ नहीं था। बोलो यार, था? नहीं था। और आप दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये बात क्लियर है? दूसरा, साल्ट मार्च आपने देखा होगा। ये जो साल्ट मार्च था, बोलिए कब स्टार्ट हुआ है? 6 अप्रैल, बोलो, 1930। और ये साल्ट मार्च किसके लिए था? नमक कानून को तोड़ने के लिए था। बोलो भाई। और ये क्या था? ये क्या था? डिसओबे। बोलिए, किसके द्वारा? आपके द्वारा जो कानून बनाया गया है वो स्पिरिट ऑफ द पीपल नहीं है। ये किसके अगेंस्ट है? स्पिरिट ऑफ द पीपल नहीं है, यानी लोगों की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया कानून है। कैसा कानून था ये? यानी ये जो कानून था वो ट्रू सेंस में, डेमोक्रेटिक सेंस में नहीं आ रहा था। बोलिए। और इसको क्या कर देना चाहिए? ऐसे कानूनों को विरोध करना चाहिए, इसका एग्जीक्यूशन में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। बोलो भाई। ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करता है, यानी कोई भी कानून जो आपकी स्पिरिट पर नहीं है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, लोगों की इच्छा के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में यदि वहां की जनता उसका क्या करे? प्रोटेस्ट करती है या विरोध करती है या उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो ऐसी डेमोक्रेसी क्या कहलाएगी? आपकी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। बात समझ पाए आप? पार्टिसिपेटिव का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दोनों में समझ में आ गया? रॉलेट एक्ट में भी उसका विरोध किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था, और ये आजकल आप देख रहे होंगे एनआरसी और एनआरपी जो आई थी, एनपीआर आपकी जो आ रही है, इसमें भी भयंकर विरोध हुआ है ना? इन्हें लगता है कि उनकी स्पिरिट के अगेंस्ट है। ठीक है, रियलिटी क्या है वो चेक होगी बाद में। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट समझ में आ गई जो डेमोक्रेसी थी आपकी? तो कुल मिलाकर के इतना कंक्लूजन हो गया, डेमोक्रेसी समझ में आ गई आपकी, डेमोस प्लस क्राइटिया, डेमोस प्लस क्रैटोस। क्लियर हुआ? डेमोक्रेसी कितने तरीके की? दो तरीके की। ठीक है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कितना है आपका? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पहला क्या बता दिया? मोनार्कियल। और मोनार्कियल अब उसमें बताने की जरूरत नहीं है, मोनार्कियल में क्या होता है? डायनेस्टी सिस्टम होता है, हेरिडिटरी सिस्टम होता है, नो इलेक्शंस, नो फंडामेंटल राइट्स, नो रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ। ठीक है, मेरे ही शब्द कानून है, यही तो है, मेरा ही शब्द शासन है। ये सारे सिस्टम कहां है? मोनार्कियल सिस्टम में। लेकिन मोनार्कियल सिस्टम ये बैड नहीं होता है, ये क्या होता है? अच्छा होता है। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है तब। बोलो यार। और नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तानाशाह में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हिटलर पैदा हो जाएंगे आपके। बोलिए, यानी डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जिम योंग यून आपके पैदा हो जाएंगे। यदि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होगा तो सेल्फ इंटरेस्ट में काम होगा। तो दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि ओलिगोक्रेसी है। ओलिगोक्रेसी का जो डेविएंट फॉर्म है वो, सॉरी, जो एरिस्टोक्रेसी का डेविएंट फॉर्म है वो क्या है? ओलिगोक्रेसी है आपकी, और प्लूटोक्रेसी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखें, तो मैंने आपको फिर वही डेफिनेशन में लेके चल रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स, और ये वही रूलर्स हैं जो आपको बता रहा हूं, मोनार्कियल हो सकता है, किंग हो सकता है, या क्वीन हो सकता है, या डिक्टेटर हो सकता है, या अरिस्टोक्रेट हो सकता है। बोलो भाई, यही तो हो सकता है। चलिए, यहां पे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, यही तो है। और ये जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो दो है। कौन है? जनरली दो है, एक और ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। पहला जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा है? यही तो है। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंशियल।
तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और तीसरी क्या है आपकी, बोलो भाई, क्वासी प्रेसिडेंशियल, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीन है आपकी, कौन सी है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां पे दो और तीन है, दो ही बताना चाह रहा था लेकिन तीनों देख लो। पहला कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या है आपका? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा क्या है आपका? क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो व्यवस्था है आपको इसी तरीके के दिखेंगे, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपको दिखेगा। बोलो भाई। अच्छा, चले आगे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? ऑफ गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में यहां पे ये सेपरेशन ऑफ पावर पर काम करता है, यानी दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। किस पर बेस्ड है? सेपरेशन ऑफ पावर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इनके यहां का जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव से क्या होता है? सेपरेट होता है, यानी एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का भाग नहीं होती है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। या स्ट्रिक्ट सेंस में यहां पे फॉलो किया जा रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस सेपरेशन ऑफ पावर पर काम कर रही है। और यहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है आपका? एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट होता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। कहां पे वेस्ट करेगी? एक सिंगल एंटिटी में, और जो कि प्रेसिडेंट है उसमें वेस्ट कर रहा है। बात समझ पाए आप? किसमें कर रहा है? प्रेसिडेंट में कर रहा है। और ये जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? उसका एक्चुअल हेड है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। यहां पे कार्यपालिका जो है वो विधायिका से क्या है? पृथक होती है। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर ये काम करती है। क्लियर हो गई बात? और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बोलिए भाई। और यहां पे ये जो प्रेसिडेंट हैं महामहिम, ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं? इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। और यहां पे जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसा इलेक्शन हो रहा है? डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। किसका इलेक्शन है? प्रेसिडेंट का। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का। सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एक्चुअल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल नहीं है। किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से सेपरेट है। बोलो। इसका मतलब वो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूटिव में वो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है अपने यहां। क्या कर सकता है? किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी को वो अपॉइंट कर सकते हैं अपने यहां, यानी जो उस क्षेत्र विशेष में जिनको एक्सपर्टाइज हो वो क्या कर सकते हैं? ले आकर के अपने यहां अपॉइंट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान भी होंगे। तो फायदे क्या है इसके? बेनिफिट्स क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? पहली चीज, ये स्टेबल गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है? स्टेबल गवर्नमेंट होती है ये। क्यों भाई स्टेबल होती है? एक बार इलेक्ट होकर के चला गया 4 साल के लिए, अब इन जनरल आप इसे रिमूव नहीं कर सकते इनके पोस्ट पर जब तक कि आप इंपीचमेंट ना ला करके इन्हें हटा दे। ठीक है ना? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने कई बार ट्राई किया, लेकिन एक बार भी इंपीचमेंट जो है आपका क्या नहीं हो पाया? पास नहीं हो पाया। तो यहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी गवर्नमेंट है? स्टेबल गवर्नमेंट है। इनके यहां एंटी डिफेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलिए। यानी दल बदल संबंधी जो बातें हैं उनसे ऊपर उठ करके ये काम कर रहे हैं। और यदि कोई गवर्नमेंट स्टेबल है तो वो किसके लिए काम करेगी? नेशनल डेवलपमेंट के बारे में काम करेगी। किसके बारे में?
नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगी, नेशनल डेवलपमेंट पर काम करेगी। यानी उन्हें इस बात का डर नहीं है कि यदि कोई डिसीजन वो ले रहे हैं तो जो हमारी कोलिजन गवर्नमेंट बन करके बैठी हुई है वो क्या करने वाली है, अपने सपोर्ट्स को विड्रॉ करने वाली है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी आ गई। सबसे खास बात, दूसरी बात क्या है कि ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है, तो कंट्री के इंटरेस्ट में काम होगा। तीसरा जो बेनिफिट है इसका कि यहां पे एग्जीक्यूटिव जरूरी नहीं है कि वो किसका, जरूरी क्या है ही नहीं है, यानी लेजिस्लेचर का पार्ट होना जरूरी है ही नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव को वो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को क्या कर सकते हैं, ला करके अपॉइंट कर सकते हैं अपने आप। बोलो भाई, इसका मतलब यदि उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है तो जो भी मेडिकल फील्ड में बेस्ट एक्सपर्टाइज रखता हो या बेस्ट नॉलेज रखता हो उसे ला करके वो क्या कर सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बना सकते हैं। डिफेंस में उनके यहाँ की यदि कोई बेस्ट ब्रेन है डिफेंस के बारे में तो उसे ले आकर के डिफेंस मिनिस्टर बना सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स में उनके यहाँ का कोई बेस्ट ब्रेन है तो उसे ले आकर के बिना चुने हुए क्या कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना सकते हैं। और यहां पे ये उसके लिए लायबल भी नहीं होंगे। बोलो भाई, नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है यहां पे, कि ये डिक्टेटर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिक्टेटरशिप हो सकते हैं। यदि ये अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दें तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी ये बायस होकर के काम करना शुरू कर दें तो ऐसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर जाएगी, सफर कर जाएगी इनकी गवर्नमेंट। बोलो भाई, नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी अपने सन इन लॉ को उठा करके लेके आते हैं, डॉटर को लेके आते हैं, अंकल को लेके आते हैं, फूफा को लेके आते हैं, सबको ले आकर के एग्जीक्यूटिव में बैठा दिए इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो एग्जीक्यूटिव गई। बोलो भाई, अब ले आओ इम्पीचमेंट। मेरी बात आप लोग समझ पाए। तो ये उसके बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान भी हैं जो उसके। दूसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है, यहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में कोऑपरेशन करके कार्य करते हैं। ठीक है ना, मर्जर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यानी हमारी जो कार्यपालिका होगी वो किसका पार्ट होगी, विधायिका का भाग होती है। और कार्यपालिका जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, एग्जीक्यूटिव किसके प्रति उत्तरदायी होती है, आपकी पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति क्या होती है, वो अकाउंटेबल होती है। यानी आपके यहाँ का कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, उन्हें अपने एरिया में रहते हुए, काम करते हुए इस बात को क्या करना होगा, आंसर करना होगा। जब वो पार्लियामेंट में अपीयर होंगे तो उनसे अपोजिशन इस बात का क्वेश्चन कर सकता है कि आप अपने मंत्रालय से संबंधित विवरण दें, ब्यौरा दें। तो इस बात के लिए वो, इस बात पर हर समय वो क्या रहता है, अवेयर रहता है। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। क्लियर है, ठीक है ना। यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में आपके यहां कौन सी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी सेंटर और स्टेट दोनों के लेवल पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहां पर, सेंटर और स्टेट दोनों पर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, यहां स्टेट का मतलब है कंट्री की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। और ये क्या है, नॉमिनल हेड है। क्या है, नॉमिनल हेड है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है या नॉमिनल हेड कहा जाता है। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है आपके यहां, पीएम होता है। मैं यहां पे यदि ये बात कर दूं तो ये प्रेसिडेंट, और यहां पे कौन आ जाएगा आपका, गवर्नर। और यहां पे कौन आ गया आपका, पीएम और सीएम आ गए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एक्चुअल हेड होता है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर को वेस्ट करता है, वो कौन होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, विच इज हेडेड बाय आइदर प्राइम मिनिस्टर
आर द चीफ मिनिस्टर्स। बोलो, तो एक्चुअल पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। नॉमिनल पावर किसके पास है? किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, या किसके पास है? गवर्नर के पास है। बात समझ पाए आप? और यहां पे कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव, वो किसके लिए अकाउंटेबल है? और यहां पे जो कार्यपालिका है वो किससे मिलकर के बनी हुई है? लेजिस्लेचर से मिलकर के बनी होती है। तो इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आई कि नहीं समझ में आई बात? क्या समझ में आया? कि यहां पे कौन है? हेड ऑफ द स्टेट अलग है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो क्या है? नॉमिनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है आपका, वो एक्चुअल हेड होता है। यानी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रियली और एक्चुअली वेस्ट करती है? किसके पास? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट या तो पीएम है, और दूसरा कौन है? या तो सीएम है। ठीक है ना? एक्चुअल पावर कौन वेस्ट कर रहा है? जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसके पास है ये पावर? और होल पावर, सारा का सारा पावर किसके पास है? उन्हीं के पास है। सारा कार्यपालिकी शक्ति कौन लेकर के बैठा है? प्रेसिडेंट लेकर के बैठा हुआ है। क्लियर हुआ? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? बेस्ट है भारत, अपना महान देश। इटली में भी ये व्यवस्था है। ठीक है ना? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पे। कैसी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इटली में भी है। और वहां पे आपने जो देखा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बोलो भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील। ठीक है ना? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? चलें आगे। चलो, इसके कुछ फायदे और नुकसान बताओ। फायदा इससे क्या है? कि अकाउंटेबल है। पहली चीज तो इसका जो बेनिफिट्स है वो क्या है? अकाउंटेबल है। यानी यदि एग्जीक्यूटिव, यदि अपने मिनिस्ट्री में रहते हुए कोई काम करा हुआ है किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने, तो इस बात के लिए वो हर समय अवेयर रहेगा कि जिस समय भी वो पार्लियामेंट में जाएगा, वहां पे उससे क्या पूछा जाने वाला है? क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि आपने मंत्रालय के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करिए, आप बताइए, हम लोगों को भी सेटिस्फाई करिए। ठीक है? ये बात किसके पास है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। किसके पास है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पहली चीज है। दूसरी चीज कि जो ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में वो जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पावर आपके पास भी है। आप भी जानते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? मंत्री बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। कब तक बना सकते हैं? 6 मंथ तक बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? यानी बिना चुनाव लड़े हुए उसे 6 महीने तक क्या किया जा सकता है? मंत्री पद दिया जा सकता है। तो यदि आपके किसी के एक्सपर्टाइज और किसी के नॉलेज को गेन करना है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के लिए पद दे करके आप उसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? इस अर्थ में कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है, वो पावर आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी है। ये पावर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि 6 महीने तक कोई भी मंत्री पद धारित किया जा सकता है। 6 महीने के बाद आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा या किसी सदन से आना पड़ेगा। बोलो भाई, तो ये बात हो गई। नुकसान इसके क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अब तो आपको दिख रहा है 2014 से स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। ठीक है? और इसके पहले जो 90s थी आपकी, ठीक है ना, 1990 के दशक में उधर क्या दिख रहा था? कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ऐसी स्थिति में ऐसा कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर के बारे में सोचती थी, उसे किसी तरीके से कन्फाइंड करना चाहती थी, कैप्चर करना चाहती थी। इससे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो जाता था। कोलिजन गवर्नमेंट में सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? कि अपनी सत्ता को बचाना है। ठीक है? और ऐसी स्थिति में जब डिफरेंट पार्टीज आ रही हैं आपकी, जो अलग पार्टियां हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट करा है, तो ऐसी स्थिति में आपको उनके फेवर में काम करना होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान था। ठीक है? दूसरा जो नुकसान है वो क्या है? एंटी डिफेक्शन का। क्या है? एंटी डिफेक्शन। और ये आपको काफी दिख रहा होगा। बोलिए कि जो भी गवर्नमेंट आपकी पावर में है वहां पे ऐसे दल बदल क्या होते हैं? अक्सर हो जाया करते हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं। ठीक है भाई? एंटी डिफेक्शन।
हालांकि इस कमी को दूर किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ बना करके, और जो कि आपने एंटी डिफेक्शन लॉज बनाया है। बोलो किस शेड्यूल में है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ? 10th शेड्यूल में है। कब आया था ये? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और दूसरा जो किया गया था वो कब किया गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 2 बार अमेंडमेंट किया गया है आपका, किसमें? 10th शेड्यूल में। 52वें के द्वारा 10th शेड्यूल लाया गया था, और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें फिर से परिवर्तन किया गया। तो ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉस को आप टफ बना करके एंटी डिफेक्शन को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपके यहां दल बदल से संबंधित चीजें ज्यादा है। नेक्स्ट जो है आपकी, वो रीजनल पार्टीज जो है आपकी, रीजनल पार्टी, उनका क्या है उद्भव, उनकी इंफ्लुएंस, उनकी डोमिनेंसी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे रीजनल पार्टीज जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी हैं, अपनी रूट्स जमा चुकी हैं, है ना। आप यूपी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप जो है, ठीक है, केरला आप देखिए। तो ऐसी कंट्रियां जहां पे रीजनल पार्टी क्या है, हावी है। और रीजनल पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रही है? सिर्फ अपने रीजन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में सोचती है, ये नेशनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचती है। बात समझ पाए? तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि जहां पे रीजनल पार्टियां बन रही हैं, एंटी डिफेक्शन से काम हो रहा है आपके यहाँ, कोलिजन गवर्नमेंट्स हैं आपके यहाँ, ठीक है, ये इसके नुकसान हैं। लेकिन इन नुकसान को क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए लिया क्योंकि हमारे यहाँ 1935 के अधिनियम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप आ गया था, ठीक है ना। सेंटर और स्टेट्स में क्या कर दिया गया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेटअप था, हम उससे यूज टू थे, और इसलिए हमने क्या कर लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को रखा है। क्लियर है? और तीसरा है आपका क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है आपका? ये कहां दिखता है आपको? श्रीलंका में है, रशिया में है, फ्रांस में है, ठीक है ना। ये कंट्रियां आपकी क्या बता रही हैं? क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पे भी प्रेसिडेंट और कौन है? पीएम। बोलो, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बोलो। और यहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी क्या हो रहा है? डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आ रहा है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कैसे आ रहा है आपका? डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो रशिया की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जानते होंगे आप, ठीक है ना। पीएम का तो शायद नाम भी नहीं जानते होंगे आप। बोलो भाई। फ्रांस में फ्रांस के राष्ट्रपति को जानते होंगे आप, उनके पीएम का नाम नहीं याद आ रहा होगा आप। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या था आपका? क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पे दोनों को क्या किया जा रहा है? डायरेक्ट इलेक्ट किया जा रहा है, पीएम और प्रेसिडेंट। क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कंट्री का नाम जान लीजिए कौन कौन सी है आपकी? रशिया है, फ्रांस है, और श्रीलंका है। इंडिया और इटली में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपकी। बोलो भाई। ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या आपने देखा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक छोटे से एग्जांपल है, इलस्ट्रेटिव है, मैं सारी कंट्रियों के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको। तो इतनी बातें आ गई हैं आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में। 3 तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बताया। क्या बताया? 3 तरीके के, ठीक है ना। अब जरा इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं कि यहां पे देखिए कि आपके यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स यानी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है, यहां पे आपको मैंने क्या बताया कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट। और यहां पे कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। कौन है? और प्रेसिडेंट कैसे आ रहे हैं? ये इलेक्टेड है। कैसे हैं? और इनका जो इलेक्शन है वो कैसा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आप सांसद और विधायक को चुन करके भेजते हैं, और उन्हीं सांसद और विधायक, एमपीज और एमएलए जो इलेक्टेड हैं, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है ना। कौन सा कॉलेज है? इलेक्टोरल कॉलेज में यह बात बता दी गई कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली जो आपकी हैं वो मिलकर के क्या करेंगे? इनको इलेक्ट करेंगे। तो आपने विधायक को चुना है और सांसद को चुना है, और सांसद और विधायक मिलकर के किसको चुन रहे हैं? इस तरीके से कैसा ये इलेक्शन हो गया आपका? इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है? इलेक्टेड है। क्या है? इलेक्टेड है। जब हेड ऑफ द स्टेट आपका इलेक्टेड होता है
तो ये जो बात होती है, जो व्यवस्था होती है, इसी को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक। क्या कहते हैं इसको? रिपब्लिक। बोलो भाई, ये क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, ठीक है ना? यानी ये हेरिडिटरी नहीं है और इनका एक फिक्स टेन्योर है, उस टेन्योर के बाद से ये इनको क्या करना होगा? उस पोस्ट को छोड़ना होगा। फिर से आ सकते हैं लेकिन इलेक्ट होकर के आना होगा। बोलो, तो ये क्या है आपकी? डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ये आ गया? अच्छा, यदि ये हेड ऑफ द स्टेट जो है, यदि ये हेरिडिटरी हो तो, यदि ये हेरिडिटरी हो तो अब ये क्या होने वाला है? ये मोनार्कियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? मोनार्कियल। बोलो यार। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, मोनार्कियल, और ये व्यवस्था आपको कहां दिखती है? मोनार्कियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहां पे है? जापान में है, ये कनाडा में है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपकी कहां है? ब्रिटेन में है। बोलो भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसी है? रिपब्लिक नहीं है, वहां पे क्या है? मोनार्क है। क्या है? यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है उनका कौन है? किंग या क्वीन। और ये कैसे आ रहे हैं? ये हेरिडिटरी मेथड से आ रहे हैं, और एल्डेस्ट, ठीक है, जो उनके सन या डॉटर होंगे वही उस सत्ता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्या करेंगे? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, क्लियर हुआ? इलेक्टेड है तो इलेक्टेड है तो क्या होने वाले हैं? रिपब्लिक। और यदि वो हेरिडिटरी के थ्रू आपके हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं तो क्या होने वाले हैं? जापान में किंग है। बोलो भाई, जापान में किंग है। कनाडा में आपके क्या है? क्वीन है। हाँ भाई, अरे मैं किंग या क्वीन की बात ही कर रहा हूं, यहां जेंडर बायस होकर के बात नहीं कर रहा हूं, है ना? या तो किंग होगा या तो, ठीक है। अब ये मोनार्कियल सिस्टम हो गया। हेड ऑफ द स्टेट जब इलेक्टेड है वो रिपब्लिक बना रहा है। इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर हो गया इतना?